कैसे हो प्यारे बच्चों। कल अपन ने बात की थी पादप जनन के अंदर नर युग्मक निर्माण की। आज अपन बात करने वाले हैं मादा युग्मक निर्माण की। किस तरीके से पौधे होते हैं उसमें मादा युग्मक यानी अंड कोशिका का निर्माण होता है। कल अपन ने बात की थी नर युग्मक निर्माण की, उसमें नर युग्मकोद्भिद बनाया था जिसको दूसरा क्या नाम होता है, परागकण के नाम से जानते हैं। तो आज अपन जैसे ही बात करेंगे किसकी, गुरु बीजाणु जनन की, जिसको गुरु बीजाणु जनन के गुरु का मतलब क्या होता है, बड़ा बीजाणु। बीजाणु किसे कहते हैं, बीजाणु जनन। बीजाणु क्या होता है, गुरु का मतलब तो क्या होता है, बड़ा होता है। इसका नाम का अर्थ भी बताता हूं साथ में। बीजाणु का मतलब होता है ऐसी जनन कोशिका जो कैसी होती है, दृढ़ आवरण से ढकी रहती है। ऐसी जनन कोशिका जो दृढ़ आवरण से ढकी रहती है क्या कहलाती है, बीजाणु स्पोर कहलाती है। उसका क्या होना, जनन होना। तो फीमेल्स की अगर बात करें, फीमेल पार्ट्स की, तो मैं यहां से बात शुरू करूंगा। ये वर्तिका वाला भाग और ये वर्तिका वाला भाग, वर्तिकाग्र वाला भाग और पश्च वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग तो क्या कहलाएगा, वर्तिकाग्र कहलाएगा, यानी वर्तिका का अग्र भाग हो जाएगा। ये वाला भाग क्या हो जाएगा बेटा, वर्तिका हो जाएगा। और पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं, पश्चवर्तिका। क्या बोले बेटा, पश्चवर्तिका। और पश्चवर्तिका का दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, अंडाशय। क्या लिख सकते हैं, अंडाशय। और अंडाशय आपको पता होगा, अंडाशय, अंडाशय से परिपक्वन के बाद में क्या बनता है, फल का निर्माण होता है। और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। ये सिंपल एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अंदर, जैसे इसके अंदर होता है ये जो संरचना, जैसे मान लो कि गर्भाशय के अंदर जैसे बच्चा जुड़ा हुआ रहता है गर्भाशय की दीवार से, उसी तरीके से इसकी भी दीवार से, अंडाशय की दीवार से क्या जुड़ा होता है, बीजांड जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, बीजांड जुड़ा हुआ होता है। और जो बच्चे को गर्भाशय से जोड़ने वाली संरचना को क्या बोलते हैं बेटा, प्लेसेंटा बोलते हैं, यानी अपरा बोलते हैं। इसको भी यहाँ पे क्या बोलेंगे, अपरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, अपरा बोलेंगे। ये जो संरचना जो इसको किसको जोड़ती है, यानी इसको पूरी, ये जो अंदर मैंने जो संरचना बनाई है, ये पूरी संरचना किसकी है, बीजांड की। क्या बोलेंगे इसको, बीजांड बोलते थे, बीजांड। और आपको मैंने अभी जस्ट ही बताया था, बीजांड से किसका निर्माण होता है बेटा, बीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। और बीजांड की जो संरचना होती है वो किससे जुड़ी रहती है, अंडाशय की दीवार से जुड़ी होती है। और अंडाशय की दीवार से जोड़ने वाली संरचना क्या कहते हैं, अपरा या नाड़ भी जिसको बोल सकते हैं, अपरा या नाड़ भी बोल सकते हैं, प्लेसेंटा भी इसको बोल सकते हैं, जिससे ये कनेक्टिंग रहता है। अब बीजांड की संरचना जानते हैं। बीजांड के ऊपर 1 और 2 ये आवरण है। अंदर ये तो है बीजांड काय, क्या बोलेंगे इसको, काय, या दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, बीजांड काय, बीजांड काय हो जाएगा। या तो इसको क्या बोल देंगे, काय, और यह क्या बोल देंगे, बीजांड का। इसके ऊपर ये 2 आवरण है, इन आवरणों को क्या बोलते हैं, अध्यावरण, इंट्यूगिमेंट। अध्यावरण जैसे अपने शरीर के ऊपर भी होता है बेटा, अपने शरीर के ऊपर जो आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं, त्वचा के नाम से जानते हैं। ध्यान रहे आप लोगों को कि अपने शरीर के सबसे बड़े अंग की अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे बड़ा अंग अगर पूछा जाता है तो वो कौन सा होती है, स्किन होती है अपनी, क्या होती है, त्वचा। यहाँ पे भी क्या है, अध्यावरण है। अध्यावरणों की संख्या कितनी है बेटा, 1 और 2। अध्यावरण 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अध्यावरण कितने हैं, 2। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, द्विअध्यावरण। क्या हो जाएगा, द्विअध्यावरण हो जाएगा। बाय इंट्यूगिमेंट या डाइट्यूगिमेंट सिस्टम यहाँ पे हो गया। और जहां पर अध्यावरण अनुपस्थित है, ध्यान से देखो बेटा, जहां पर अध्यावरण अनुपस्थित है, जैसे यहाँ पे अध्यावरण नहीं है, तो वहां मैंने कल ही बताया था परागकण निर्माण में जहां पे दीवार नहीं होती है वहां क्या बन जाता है, द्वार बन जाता है। तो यहाँ पे इस द्वार को क्या बोलेंगे, यहाँ पे इस द्वार को क्या बोलेंगे, यानी जहां पे अध्यावरण होता है वहां तो अध्यावरण हो गया, इसको बीजांड द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये बीजांड का क्या है, द्वार है, तो इसको क्या नाम दे दिया, बीजांड द्वार। और बीजांड द्वार का जो विपरीत भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, निभाग। क्या बोलते हैं, निभाग बोलते हैं। इसको चेलेजा से भी क्वेश्चन आया हुआ है, या केलेजा से भी, सी से स्पेलिंग स्टार्ट होती है तो चेलेजा या केलेजा। इसका जो विपरीत भाग है वो क्या कहलाएगा, चेलेजा या केलेजा कहलाएगा। और जहां पर अध्यावरण अनुपस्थित है वो वाला भाग क्या कहलाएगा, बीजांड का द्वार। ठीक है ना, बीजांड का द्वार। भविष्य में ये जो बीजांड द्वार होगा, जो बीज निर्माण, क्योंकि बीजांड ये कंप्लीटली संरचना क्या बनाएगी, बीज बनाएगी, तो बीज छिद्र का निर्माण करने वाली संरचना है ये भविष्य। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान लो अपन कई बीज होते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं, तो जो जल अवशोषण करते हैं, जल अवशोषण करते हैं, तो वो कौन से वाले भाग से करते हैं, बीज किससे करते हैं, बीज छिद्रों से करते हैं, यानी सीड पोड से करते हैं।
जर्मिनेशन की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें जल अवशोषण वगैरह करने का, या फिर अपन यूं भी कह सकते हैं कि वो जल त्यागने का काम किससे करते हैं, तो जनरली इससे करते हैं, फिर पूरी कंप्लीट बॉडी भी इसमें योगदान दे सकती है। तो ये वाली सिंपल सी संरचना आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये वाला क्या कहलाएगा, बीजांड द्वार, उसका विपरीत भाग क्या कहलाएगा, निभाग कहलाएगा, जिसको चेलेजा या केलेजा के नाम से भी जानते हैं। और ये अंदर वाली संरचना, अब मैं इस संरचना को थोड़ा सा बाहर ले लेता हूं। इसका भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे मान लो कि एक सामान्य तरीके से ये हो गया, ये जुड़ा हुआ है, अगर ये घुमा हो गुड़नाल आकार का, बीजांड का आकार भी अलग अलग आकार का हो सकता है, अधोवर्ती, अधिवर्ती, घूर्णन क्या हुआ, सर्कुलेट यानी वर्तीय हो सकता है, या फिर गुड़नाल प्रकृति का हो सकता है, अलग अलग होता सकता है, क्षैतिज घूर्णन वगैरह भी हो सकता है। तो इसमें अलग अलग टाइप के इसके देखने को मिल जाते हैं। अभी अपना टारगेट क्या है, बीजांड, इसको समझना। तो इसको मैं बता दूं कि इसके अंदर बहुत सारी इस तरीके की कोशिकाएं होती है, ठीक है ना। इन कोशिकाओं या इस कोशिकाओं के समूह को, इस उत्तक को अपन क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणुजन्य उत्तक। सब की सब क्या है ये बेटा, 2n है, यानी द्विगुणित अवस्था में। यहां मैं क्या लिख सकता हूं इसको, गुरु बीजाणुजन्य उत्तक, गुरु बीजाणुजन्य उत्तक, बीजाणुजन्य उत्तक। क्या बोल दिया बेटा, गुरु बीजाणुजन्य उत्तक शब्द दे दिया। और ये जो टिश्यू है ये कैसा है, 2n है, कैसा है बेटा, द्विगुणित है। अब होगा क्या इसमें, द्विगुणित अवस्था में फिर वही अवस्था आपको युग्मक निर्माण की 3 अवस्थाएं बताती, गैमेट फॉर्मेशन की 3 स्टेज बताई थी, युग्मक निर्माण की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी थी। पहली कौन सी थी, युग्मक निर्माण के लिए 3 अवस्था कौन कौन सी थी, गुणन अवस्था थी, पहली कौन सी थी, गुणन अवस्था, जिसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन। पहली कौन सी अवस्था थी, गुणन अवस्था। गुणन में क्या होता है, समसूत्री विभाजन। क्या होता है बेटा, समसूत्री विभाजन। दूसरी अवस्था क्या नाम था, कल ही बताया था, क्या नाम था, गुणन अवस्था के बाद में वृद्धि अवस्था। वृद्धि अवस्था में वो क्या लेते हैं, पोषण, क्या लेते हैं बेटा, पोषण लेते हैं। और तीसरी जो अवस्था आएगी वो कौन सी आती है, परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था आती है जिसमें क्या चलेगा बेटा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और कायांतरण भी होता है। तो ये 2 स्टेज तो मैंने आपको बताया कि जनरली प्लांट्स में अपन एक साथ ही पढ़ लेंगे, यानी गुणन और वृद्धि अवस्था वाली। तो अपन डायरेक्ट यहां से लेते हैं कि यहां से इस उत्तक की प्रत्येक कोशिका ये भी क्या करेगी, अपनी कोशिका, ये गुणन अवस्था क्यों की जाती है, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, क्योंकि समसूत्री विभाजन को कौन सा विभाजन बोलते हैं, वृद्धिकारी विभाजन बोलते हैं, डेवलपमेंट डिवीजन बोलते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन को क्या बोलते हैं, न्यूनकारी विभाजन बोलते हैं। और चौंकाने वाली बात तो यहां आ जाती है कि अगर मान लो कि एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, अगर एक कोशिका में अगर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कितनी कोशिकाएं बनती है, 4। कितनी कोशिकाएं बनती है, जनरली 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। और एक समसूत्री विभाजन होता है किसी कोशिका में, तो कितनी कोशिकाएं बनती है, 2 कोशिकाएं बनती है। फिर भी इसको क्या बोला जाता है, वृद्धिकारी। इसको क्या बोला जाता है, वृद्धिकारी विभाजन बोला जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, न्यूनकारी विभाजन बोलते हैं। अब इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूं, आप लोग आराम से इसको देखना। ये अर्धसूत्री विभाजन है, फिर मैं लिख देता हूं, अर्धसूत्री जो विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन को क्या बोलते हैं, न्यूनकारी कहते हैं। और जो समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री जो विभाजन होता है, उसको क्या बोलते हैं, वृद्धिकारी विभाजन कहते हैं। और क्यों कहते हैं इसको वृद्धिकारी और क्यों कहते हैं इसको न्यूनकारी, सेंटेंस में ले दीजिए। अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन देते हैं। और इससे एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती है, 4 बनती है। समसूत्री में एक से कितनी बनती है, 2 बनती है। और इसको वृद्धिकारी क्यों कहते हैं, जब इसमें कोशिकाओं की संख्या तो क्या बन रही है, 2 ही बन रही है। तो इसका आंसर आप लोगों को कल तक मुझे बता देना है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपन बात करें, ये आपके विचारणीय तथ्य है, विचार किया करो थोड़ा सा, साइंस के बच्चों माइंड को डेवलप किया करो, ठीक है ना। दिमाग पे लोड दिया करो, इस भेजी पे लोड दिया करो। इस पे लोड दोगे ना तो ऊर्जा निकलेगी, नया अनुसंधान निकलेगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी सुना ही था, करके भी देखो। यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं गुरु बीजाणु जनन की बेटा, ले गुरु बीजाणु जनन की अगर बात करें तो गुरु बीजाणु कैसा है, अरे बोल इसकी सूत्र गुणिता कैसी है, 2n है। अब इस 2n सूत्र गुणिता की अगर हम बात करें तो यहाँ कोशिका समसूत्री विभाजन कर चुकी है। प्रत्येक एक कोशिका को क्या बोला जाएगा, गुरु बीजाणु जन कोशिका, गुरु बीजाणु जने कोशिका। क्या बोले रे गजबा, गुरु बीजाणु जने कोशिका। नाम पढ़ ले एक बार, गुरु बीजाणु जने कोशिका। कोशिका का मतलब कोशिका, गुरु का मतलब बड़ा, बीजाणु का मतलब आपको पता है। बीजाणु का फिर से मींस पूछ रहा हूं, अरे बुक से फेल हो जाएगी गजबा, जल्दी बोल।
बीजाणु का मतलब क्या होता है? बीजाणु का मतलब क्या होता है? ऐसी कोशिका, ऐसी जनन कोशिका जो जिस पर क्या हो, दृढ़ आवरण हो, क्या कहलाती है? बीजाणु स्पोर कहलाती है। ध्यान रख, बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया सामान्यतः एक स्पोरोजेनेसिस भी होता है, बीजाणु जनन भी होता है। कौन सी कंडीशन में? डायरेक्ट पूछा हुआ जेट में। बीजाणु जनन डायरेक्ट पूछा हुआ जेट में कौन सी कंडीशन में होता है? स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस कौन सी कंडीशन में? कईयों की आंसर की फेल हो गई थी यहाँ पे, सिंपल सा पूछा हुआ था। क्या पूछा हुआ था? स्पोरोजेनेसिस किससे होता है? स्पोरोजेनेसिस हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। बताऊं कारण? कारण भी लॉजिकली भी आप साथ ले सकते हो। और बात कर लेते हैं अपन सर्दियों की। सर्दियों में सर्दी से बचाव के लिए क्या करते हो आप? क्या करते हो? आवरण ही तो डालते हो, स्वेटर वगैरह ही तो पहनते हो। आवरण गर्मियों में, अरे गर्मियों में हाँ वो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला बोले, छांगी बोल दे बेटा, छांगी बोल दे, ठीक है ना, छांगी लेकर के जाते हो। तो वो भी क्या करते हो? बारिश में, बारिश में भी लेते हो काम में, हाँ वही छतरी, छांगी, जो भी तू बोलना चाहे, ठीक है ना, वो लेकर के आप ना क्या करते हो? बचाव करते हो। तो प्रतिकूल परिस्थितियों से अपनी बचाव के लिए बेटा क्या यूज किया जाता है? दृढ़ आवरण बनाता है। याद करो किसको? अमीबा को। अरे अमीबा की बात कर लो, अमीबा भी प्रतिकूल परिस्थितियों, अमीबा में सामान्य परिस्थितियों में कौन सा विभाजन होता है? द्विविखंडन, बाइनरी फ्यूजन होता है। लेकिन जब बात प्रतिकूल परिस्थिति की आ जाती है तो अमीबा भी अपने चारों ओर क्या बना लेता है? दृढ़ आवरण का निर्माण कर लेता है। ये भी आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ने को मिलेगा आप लोगों को। और दृढ़ आवरण का जो निर्माण करता है, आपको पता होगा अमीबा के बारे में रोचक तथ्य, क्योंकि अमर प्राणी धरती पे अगर कोई अमर है तो वो कौन है? अमीबा है। अगर अमीबा की बात करें तो अमीबा का कोई शेप थोड़ी ना होता है, आकार नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अमीबा मैंने गोल गोल देखा है, यानी राउंड राउंड देखा है। गोल गोल अमीबा यानी गोल गोल अमीबा किन परिस्थितियों में मिलता है? डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अमीबा गोल कब हो जाता है तो प्रतिकूल परिस्थितियों में। कारण पूछे तो दृढ़ आवरण निर्माण के कारण उसका शेप, जैसे पानी का कोई आकार नहीं होता बेटा, पानी का कोई आकार नहीं होगा, जिस पात्र में आप डालोगे उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? आकार हो जाता है। अमीबा को भी आप जिस पात्र में डालोगे उसके अकॉर्डिंग उसका क्या हो जाएगा? आकार हो जाएगा। कोशिका का आकार नहीं होता प्राणी कोशिका का। अगर बात पादप कोशिका की आ जाए ना तो वहां पे आपको पता है उसके ऊपर क्या होती है? सेल वॉल होती है। सेल वॉल, सेल वॉल आपको पता होगा। पादप कोशिका, क्वेश्चन सिंपल सा आप लोगों के लिए, ठीक है ना, क्वेश्चन है कि एक दो प्लेट है आपके पास में, एक के अंदर क्या रखा हुआ है? पादप कोशिका, एक के अंदर प्राणी कोशिका। किस संरचना को देख करके आप बताने वाले हो कि ये पादप कोशिका है या ये प्राणी कोशिका है? दो प्लेट जिसमें एक में प्लांट सेल है और एक में क्या है? एनिमल सेल। जल्दी से सर्च करो, दिमाग में लोड डालो जल्दी बेटा, क्या होगा बताओ जल्दी से। कौन सी कोशिका या कौन सी संरचना को देख करके आप बताओगे, श्योर हो जाओगे ये प्लांट कोशिका है और ये एनिमल यानी प्राणी कोशिका और पादप कोशिका। कौन सी संरचना? अंदर नहीं जाना है, केवल बाहर देखना है। बाहर से क्या? अरे रसगुल्ले और गुलाब जामुन में कैसे फर्क करोगे? हाँ ये चीजें आती है आप लोगों को, कैसे फर्क करोगे? कैसे फर्क करोगे? उसके बाहर से कलर देख लेंगे, ठीक है ना, और कलर चेंज कर दे तो जनरली कलर देख करके जो ब्राउन कलर का होगा, ठीक है ना, जामुनी कलर का, वो तो क्या हो जाएगा? गुलाब जामुन हो जाएगा। ब्लैक नहीं बोलते, ब्लैक नहीं होते बेटा, नहीं रेड होते हैं, जामुनी कलर के होते हैं। लाल आ रही है? अरे बेटा आती है, पेशेंस रखो, आपका मिडला अब्लोगेटा काम करता है मुझे पता है अच्छे से, ठीक है, दिमाग में ये चलता है आण दे और खाण दे। हाँ सर लॉकडाउन चल रहा है बेटा, कुछ नहीं, ठीक है ना, बने रहो। मेरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर मैं दे जाता हूं क्योंकि सभी क्वेश्चन सर्च के लिए नहीं छोड़ूंगा। मेरा क्वेश्चन था उसमें ये था कि सेल वॉल के बेस पर अगर प्लेट में कोई कोशिका प्लांट और एनिमल सेल पड़ी है तो आप लोगों को कोशिका भित्ति के आधार पर पहचान पड़ेगा। जिसके ऊपर कोशिका भित्ति होगी वो कौन सी कोशिका होगी? पादप कोशिका होगी। और जिसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं होगी वो कौन सी होगी? प्राणी कोशिका होगी। और सेल वॉल डेड पोर्शन, एक मृत भाग होता है किसका? किसका? एक क्वेश्चन ऐसा, कोशिका में कौन सा भाग होता है जो मृत है? कौन सा कोशिकांग है जो मृत कोशिकांग है? और ऑप्शन में अगर मान लो आपको दे रहे हैं तो सिंपल तरीके का जो आंसर जाता है वो कौन सा जाता है? अरे कोशिका में मृत भाग कौन सा जाएगा? सेल वॉल जाएगा, यानी कोशिका भित्ति जाएगा। अरे वो बचपन वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते। बचपन में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? बचपन में इस तरीके से बच्चे नहीं लिखते थे, थर्ड फोर्थ क्लास या सिक्स क्लास के अंदर साइंस में कि पादप कोशिका और प्राणी कोशिका में क्या अंतर होता है, तो वहां पे लिखते थे, क्या लिखते थे? क्या लिखते थे? याद करो कि पादप कोशिका में क्या होती है, प्राणी कोशिका में, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति या कोशिका भित्ति होती है और प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। बिल्कुल राइट बात है। दूसरा क्या लिखा था? प्राणी कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली
हाँ नहीं नहीं होती है, उसमें भी होती है बेटा, दोनों में होती है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है। केवल बात की जाए तो एक्स्ट्रा रूप से, अतिरिक्त रूप से क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। सेल बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। यहां पर बात कर रहे थे किसकी, गुरु बीजाणु जनन की। किसकी बात करें बेटा, गुरु बीजाणु जनन की बात करें। गुरु बीजाणु में अगर अपन बात करें तो गुरु बीजाणु जो कोशिकाएं है वो कैसी है, 2n है। कैसी है, 2n कोशिकाएं हैं, द्विगुणित कोशिकाएं, डिप्लॉइड सेल है। और कैसे समझाऊं, जिसमें जोड़ी के गुणसूत्र होते हैं वो जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड या द्विगुणित कहते हैं। फिर अपन बात करें नेक्स्ट कि इसमें क्या होगा, अरे युग्मक निर्माण करने के लिए कौन सा विभाजन फेमस है दुनिया में, आप लोगों को तो सबको पता होना चाहिए, कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद भी अर्धसूत्री विभाजन होता है, फिर भी मैं कहूंगा युग्मक नहीं बन पा रहा है। देखना, देखिए गुरु बीजाणु जन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और ये अर्धसूत्री विभाजन भी स्पेशल टाइप का बेटा, कौन सा, अवनत। कौन सा होता है बेटा, अवनत। नत का मतलब समझते हो, पेंदा या तलीय पृष्ठ भाग होता है। जैसे ये हो गया ना, तो अवनत होगा तो कैसे हुआ, ककड़ी काटते हैं, हाँ सब्जी वाली, जैसे इस तरीके से इसका पृष्ठीय भाग के अकॉर्डिंग काटते तो वो कौन सा होगा, अवनत। अवनत और सूत्री विभाजन होने का मतलब क्या होगा कि एक से कितनी कोशिकाएं बनेगी, 4 तो बनेगी, लेकिन वो इस तरीके की ऐसे 4 कोशिकाएं बनेगी। ये 4 कोशिकाएं बन गई, ठीक है। इन चारों कोशिकाओं को, बनने वाली चारों कोशिकाओं को क्या नाम दूं, बनने वाली चारों कोशिकाओं को क्या नाम दूं, हाँ इनके रिश्ते को क्या नाम दूं, या इनको क्या नाम दूं, इनको क्या नाम दूं, बोलो। अरे लघु बीजाणु जन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से बनने वाली चारों कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु। ढंग से सुना करो, गुरु बीजाणु जनन में अर्धसूत्री विभाजन से बनने वाली 4 कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु। क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु बोलते हैं। तो इनको क्या नाम दूं, गुरु बीजाणु। क्या नाम दूं बेटा, गुरु बीजाणु नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा, गुरु बीजाणु नाम दूंगा। गुरु बीजाणु नाम देने का मतलब ये 4 बन गए। 4 क्या बने बेटा, गुरु बीजाणु बने। इन 4 में से ऊपर वाले 3 गुरु बीजाणु कोशिकाएं क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये 3 गुरु बीजाणु कोशिकाएं क्या हो जाती है बेटा, नष्ट हो जाती है। अब जैसे ही मान लो ये नष्ट हो जाएगी तो इनका क्या रहेगा, ये पूरा जो साइटोप्लाज्म, इनका जो पूरा बड़ा कोशिका द्रव्य वगैरह, ये कहां चल जाएगा, नीचे वाली कोशिका में। किसमें चल जाएगा, नीचे वाली कोशिका। इनका 1 2 3 और 4 एन है, एन है, एन है। एन का मतलब समझते हो क्या, अरे बोलो समझते हो क्या, एन का मतलब क्या होती है, हैप्लॉइड होती है कि डिप्लॉइड होती है, हाँ हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है। चारों में से 3 तो हो गई क्या, नष्ट, और चौथी रही जिंदाबाद। इस सेल को क्या बोलेंगे, जिंदाबाद सेल नहीं, क्या बोलेंगे, सक्रिय कोशिका। क्या बोलते हैं, सक्रिय कोशिका, ठीक है ना, सक्रिय कोशिका। जोरदार इसका, ये विजयी हो गई, नारा लगाओ, कौन सी का, बोलो जयकारा किसका, सक्रिय कोशिका का, ठीक है ना। तो ये सक्रिय कोशिका कहलाएगी। ध्यान रहे, मैं सक्रिय कोशिका 2 जगह बोलने वाला हूं आज। सक्रिय कोशिका कितनी जगह, 2 जगह बोलने वाला हूं। पहला सक्रिय में बोल चुका हूं, पहली सक्रिय कोशिका में बोल चुका हूं, और ये सक्रिय कोशिका हो गई है, ये कैसी है, एन है। अब क्या होगा, और यहाँ पे एक यहाँ पे भी सक्रिय कोशिका होती है बेटा, यहाँ पे भी एक सक्रिय कोशिका होती है। एक सक्रिय कोशिका क्या होती है, यहाँ पे, यहाँ वाली जो, क्योंकि इस ऊतक में से, ये ऊतक में, जैसे मैंने कल बताया था कि जो जर्म टिश्यू होता है, जनन जो ऊतक होता है, जो प्लांट में, पौधों में, अगर नर में देखा जाए तो नर में वहां पे प्रत्येक जो कोशिका जर्म सेल थी वो क्या कर रही थी, म्यूसिस कर रही थी। लेकिन यहाँ जनरली क्या करती है, एक ही कोशिका जो सबसे बड़े आकार की सक्रिय होती है, तो उसे बोलते हैं सक्रिय कोशिका। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, इस ऊतक में से कोई भी एक सक्रिय कोशिका क्या कर रही है, अर्धसूत्री। बाकी सब नहीं कर रही है, बाकी सब शेष है, और उनसे भी क्वेश्चन भी एक शेष है जो नीट ने पूछ रखा है। तो यहाँ पे आपको केवल एक सक्रिय कोशिका से इस तरीके से बन गई, और ये वाली सक्रिय कोशिका, इस कोशिका को क्या नाम दूं, बोलो क्या नाम दूं इसको, इसको देते हैं गुरु बीजाणु। तो दे दिया यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे, नर युग्मकोद्भिद, नहीं क्या बोलेंगे, मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मादा युग्मकोद्भिद बोलेंगे। या क्या बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं, मादा युग्मकोद्भिद। इस एक सक्रिय गुरु बीजाणु, चारों को नहीं बोलते, एक सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका का दूसरा नाम क्या होता है, मादा युग्मकोद्भिद। फिर से बता देता हूं आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान से सुने कि अर्धसूत्री विभाजन हुआ, क्या हुआ बेटा, अर्धसूत्री विभाजन कहां पे हुआ, यहाँ पे। ये वर्तिका, अग्र वर्तिका, पश्चवर्तिका, नाम क्या हो जाए, पश्चवर्तिका का दूसरा नाम क्या होता है, अंडाशय होता है। इसे
इसकी जो काय पश्चवर्ती का अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर क्या होती है बीजांड, बीजांड के अंदर क्या होती है बीजांड काय, काय के अंदर क्या होता है ये उत्तक होता है, काय के अंदर क्या होता है पूरा उत्तक होता है। क्या बोलते हैं गुरु बीजाणु जन उत्तक बोलते हैं। उत्तक में से कोई एक कोशिका, एक जो सेल होती है उसको क्या बोलते हैं सक्रिय गुरु बीजाणु जन कोशिका। क्या बोलते हैं इसके नाम के आगे लगाता हूं सक्रिय गुरु बीजाणु जन कोशिका। इस कोशिका में एक में क्या होता है अणुसूत्री विभाजन कैसा होता है अवनत तल में, और अवनत तल में होने से कितनी बनती है 4 कोशिकाएं बनती है। चारों को क्या बोलते हैं गुरु बीजाणु। 3 ऊपर के जो गुरु बीजाणु या 3 गुरु बीजाणु कोशिकाएं क्या हो जाती है नष्ट हो जाती है, और नीचे वाली बनती है वो जिंदाबाद कोशिका बोले तो सक्रिय कोशिका। इस सक्रिय कोशिका को क्या नाम देते हैं मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट। ये अभी भी युग्मक नहीं है। मादा युग्मकोद्भिद यानी युग्मक का निर्माण करने वाली संरचना है। अब अगर आगे की बात देखें मादा युग्मकोद्भिद आगे की कहानी और रोचक है बेटा। कैसी कहानी है यहाँ से, ये जैसे मादा युग्मकोद्भिद होती है इसमें ये जो एक केंद्रक है, अब क्या चलेगा यहाँ पे समसूत्री विभाजन चलेगा कितनी बार 3 बार। जैसे नर युग्मक बनाने के लिए 2 बार चलता है, कल अपन 1 बार तो करवा चुके, अणुसूत्री विभाजन के बाद में 2 बार समसूत्री चलता है तब जाकर के नर युग्मक का निर्माण होता है। और यहाँ पे युग्मक बनाए मादा युग्मक बनाने के लिए अणुसूत्री विभाजन के बाद में 3 बार क्या चलता है समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन की पहले क्या चलती है कैरियोकाइनेसिस चलती है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब समझते हो, कैरियो का तो मतलब क्या होता है केंद्रक, और काइनेसिस का मतलब क्या होता है विभाजन, यानी केंद्र का विभाजन होना क्या कहलाएगा कैरियोकाइनेसिस। तो यहाँ पे क्या होगा इसमें समसूत्री पहला चलेगा, समसूत्री पहले में क्या होगा समसूत्री नंबर 1, और क्या होगा इसका जो न्यूक्लियस है ठीक है ना 2 केंद्र, एक से कितने बन जाएंगे 2 केंद्रक बन जाएंगे। ध्यान रहे पहला जो समसूत्री होता है वो कहां पे होता है इसके सेंटर में होता है, इसके बीच में होता है, और दोनों केंद्र किधर चल जाएंगे ये इधर और ये इधर और ये इस तरीके से चल जाएंगे। स्थिति कैसी बनेगी गजवा ऐसी बनेगी, एक न्यूक्लियस यहाँ पे और एक न्यूक्लियस यहाँ पे, ऐसी स्थिति बन गई। ये हो गया अणुसूत्री विभाजन नहीं समसूत्री विभाजन नंबर 1। अब चलेगा दूसरा समसूत्री ठीक है ना, कौन सा समसूत्री का कौन सा चलेगा नंबर 2 ठीक है ना। दूसरा समसूत्री कहां पे होता है दूसरा समसूत्री ध्रुवों पर होता है। कहां पे होता है ध्रुवों पर, ये इसका ध्रुवीकरण हो गया, ये केंद्र किधर और ये केंद्र किधर हो गया ध्रुवों पे चल गया। यहां से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो भी मैं बताता हूं आप लोगों को। 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय की अवस्था निर्माण आवर्त बीजियों से क्वेश्चन पूछा जाता है ना इंपॉर्टेंट, तो 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इनकी स्पेशलिटी से आवर्त बीजियों की जो स्पेशलिटी पूछी जाती है, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन यानी द्विनिषेचन और त्रिसलियन स्पेशल पीडी एकांतरण, और उससे बाद में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय की अवस्था पूछी जाती है। तो देखना चौंकाने वाली बात है ना 7 कोशिका और 8 केंद्र। तो यहाँ क्या होगा इन ध्रुवों पर दूसरा होगा कौन सा समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री में 1 से कितने बनते हैं 2, मैंने ऊपर ही बता रखा है 1 से कितने बनते हैं 2, और समसूत्री का मतलब गुणसूत्र की संख्या भी क्या होती है जनक कोशिका के समान। समसूत्री नंबर 2 कहां होगा समसूत्री नंबर फर्स्ट हुआ, ये तो कहां हुआ केंद्रक में हुआ, केंद्रक या यूं कह सकते हैं बीच में हुआ या केंद्रीय भाग में हुआ। और दूसरा नंबर कहां हुआ ध्रुवों पर हुआ, किस पे हुआ ध्रुवों पर हुआ, दोनों ध्रुवों पर हुआ। और तीसरा भी कहां होगा बेटा ध्रुवों पर, कौन सा होगा समसूत्री कहां होगा नंबर 3 कहां पे होगा ध्रुवों पर, कहां पे होगा बेटा ध्रुवों पर होगा। और फिर अगर अपन देखें ध्रुवों पर होगा तो यहाँ पोजीशन क्या बन जाएगी ये वाली पोजीशन बन जाएगी, यानी 1 से ये 2 और 1 से फिर ये 2, इधर भी 1 से कितनी बन जाएगी 2 और 1 से कितनी बन जाएगी 2, कितने हो गए 4 केंद्र बन गए। अब क्या होता है जो इसके मध्य भाग की तरफ होता है, जैसे इसका नजदीकी भाग कौन है, अरे सेंटर भाग से नजदीकी भाग कौन सा है ये है, तो ये केंद्र क्या आ जाएगा बीच में यहाँ, और ये केंद्र क्या आ जाएगा बीच में, यहां से ये करके बीच में, ये करके बीच में, इस तरीके से क्या पहुंच जाएंगे बीच में ठीक है ना। और स्थिति कैसी बन जाएगी, स्थिति बन जाएगी कि 2 केंद्र तो आ गए कहां बीच में n और 3 केंद्र रह गए ऊपर, ये n और n, और इसी तरीके से 3 केंद्र रह गए इधर, यानी n पास कर देता हूं n और n ठीक है ना, इसको भी नजदीक ला देता हूं, विचलन नहीं के लेंगे ठीक है ना। तो यहां हो गया, और पोजीशन कोशिका की कैसी है ऐसी है ठीक है ना। ये कोशिका है, ध्यान रहे इसके अंदर एक कोशिका में चल रही है पूरी प्रक्रिया, यहां तक की अवस्था हो गई। अब इसके बाद में होता है ये जो पूरी क्या हो गई कैरियो का, अब होता है कोशिकीकरण, क्या होगी आगे की प्रक्रिया क्या होगी कोशिकीकरण, या यहीं पे भी मैं बताता हूं ये तो होगी ना
ये तो होगी मतलब आपस ध्रुवीकरण, और इसके बाद में होती है कोशिकीकरण। कोशिकीकरण, करण किसी के पीछे लग जाता है, उसका मतलब क्या होता है, उसका निर्माण करना। कोशिका का निर्माण करना क्या कहलाता है, कोशिकीकरण कहलाता है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जैसे इसके ऊपर क्या बन जाएगा, धीरे धीरे क्या बन जाएगा, थोड़े से कोशिका द्रव्य के साथ में कोशिका झिल्ली और भित्तियों का निर्माण हो जाता है। इन तीनों के ऊपर भी होगा, इसके ऊपर भी होगा, इसके ऊपर भी होगा और इसके ऊपर भी होगा। कितनी कोशिकाओं का कोशिकीकरण हुआ, यानी कोशिकीकरण का मतलब थोड़े से कोशिका द्रव्य के साथ में क्या बन जाए, कोशिका झिल्ली का निर्माण। 1 2 3 4 5 और 6, कितनी कोशिकाओं का फर्स्ट क्वेश्चन, कितनी कोशिकाओं का कोशिकीकरण हुआ, 6 कोशिकाओं का। कोशिकाएं कितनी बनी, 7। कैसे, एक कोशिका, 3 ऊपर गए कोशिकाएं, 3 नीचे, 6, और ये भी तो कोशिका झिल्ली थी। कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव्य है और केंद्रक है, तीनों चीजें उपस्थित है, इसका मतलब क्या होगी, कोशिका। तो कितनी कोशिकाएं होगी, 7 कोशिकाएं। 7 तो क्या होगी, शेल, यानी 7 तो कोशिकाएं। और केंद्रक कितने हैं, न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 केंद्रक वाली अवस्था, 8 केंद्रक वाली अवस्था, ये ऐसे होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक की अवस्था, तो यहां से लेकर के यहां तक की पूरी कहानी आपको गानी पड़ती है, या यहां से यहां तक की पूरी कहानी गलत। 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक की अवस्था का निर्माण। अब आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कोशिका, इनका नाम अगर आप लिखने जाओ तो ये वाली जो 2 बीच वाले होते हैं, इनको ध्रुवीय केंद्रक बोल सकते हैं, ध्रुवीय केंद्रक बोल सकते हैं। ध्रुवीय केंद्रक भी अगर आपको पता लगे तो सबसे अच्छा जो नाम होता है इनका होता है वो द्वितीय केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक है, ध्यान से पढ़े इसको, दिमाग की खिड़कियां खोल ले। द्वितीय केंद्रक है, द्विगुणित केंद्रक नहीं है। n+n की पोजीशन में है, 2n में नहीं है। आपकी बुक्स में भी गलत, राजस्थान बोर्ड में तो ये बुक्स में भी गलत है, 2n कर रखा है, ये n+n की पोजीशन में है, 2n नहीं है। जो बीजांड द्वार, जैसे मैं मान लो कि हल्का सा आपको हिंट बना दूं, ये बीजांड द्वार और ये वाला भाग फिर क्या हो जाएगा, निभाग की ओर उपस्थित, ठीक है ना। ये निभाग की ओर उपस्थित, ये निभाग है, निभाग की ओर उपस्थित जो तीनों कोशिकाएं होती है, इनको क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल बोल सकते हैं। और ये वाली जो होती है बीजांड द्वार, ये क्या कौन सा है, बीजांड द्वार वाला भाग, बीजांड द्वार वाला भाग है। और बीजांड द्वार की ओर उपस्थित ये जो तीनों कोशिकाएं हैं अपने पास में, ठीक है ना, तीनों कोशिकाएं हैं। इन तीनों कोशिकाओं का नाम क्या होगा, इनका होगा अंड समुच्चय। अंड समुच्चय, समुच्चय बोल दो या फिर क्या बोल दो, उपकरण बोल दो। अंड उपकरण भी बोला जा सकता है, उपकरण भी बोला जा सकता, उपकरण या एक इंस्ट्रूमेंट भी बोला जा सकता। अंड समुच्चय, अंड उपकरण या एक इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं। तीनों कोशिकाओं को एक साथ बोलते हैं, ठीक है। प्रतिमुखी क्यों, प्रतिमुखी ये इनके विपरीत है। जैसे मान लो कि आप मेरे बैठे हो, क्या प्रतिमुखी, आप मेरे पीछे थोड़ी हो, आप मेरे सामने बैठे तो आप मेरे क्या हो, प्रतिमुखी हो। प्रतिमुखी मतलब मेरा मुंह आपका मुंह, एंटी, ठीक है ना, तो एंटीपोडल सेल बोलते हैं। प्रतिमुखी कोशिका इनको बोल सकते हैं। और ये जो होती है अंड समुच्चय या अंड उपकरण, इसमें जो पार्श्व में जो कोशिकाएं हैं, पार्श्व का मतलब होता है साइडों में जो 2 कोशिकाएं होती है, इन दोनों कोशिकाओं का क्या नाम होता है, सहायक कोशिकाएं। क्या होता है, सहायक कोशिकाएं, कोशिकाएं। और ये जो बीच में रहती है इसका क्या नाम होता है, नीचे या बीच में रहती है इसका क्या नाम होता है, अंड कोशिका। क्या नाम होता है, अंड कोशिका। बधाई हो आपको, बधाई हो, किस बात की, समझ तो गए आप, क्या नाम, क्या प्राप्त हो गया अपन को, मादा युग्मक यानी अंड कोशिका, जो क्या है एक प्रकार से एन यानी मादा युग्मक। मादा युग्मक किसका निर्माण हुआ है, अरे अपने घर पे किसका जन्म हुआ है, अंड कोशिका का यानी मादा युग्मक का। हाँ, आराम से गीत गा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, घूघरी भी बांट सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अंड कोशिका का निर्माण हुआ है यहाँ पे, ये अंड कोशिका यानी मादा युग्मक का निर्माण हो चुका। कौन सी कोशिका है, अंड समुच्चय के बीच वाली कोशिका, या अंड समुच्चय के अंदर यूं कह सकते हैं केंद्र की तरफ वाली कोशिका, या अंड समुच्चय में बड़ी वाली कोशिका। क्या कहला रही है यहाँ पे, क्या कहला रही है, अंड कोशिका कहला रही है, यानी मादा युग्मक कहला रही है। कल के जो अपने वीडियो में क्या देखा था आपने, नर युग्मक निर्माण की प्रक्रिया। आज आपने पढ़ी है कौन सी है, मादा युग्मक निर्माण की प्रक्रिया। इसी तरीके से हमारी वीडियो पे बने रहेगी बेटा, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपना नाम जरूर बता दें, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।